जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से आप सभी का भैया पहली बार स्वागत है आप सभी का। हेलो तेजस, हेलो गौरव, हेलो रौनक राज सिंह, हेलो सुमन, रानी, कनिष्का, हेलो सचिन डनकर। जय हिंद एंड जय भारत। सो मेरे प्यारे जवानों, हाँ, आर यू गाइज रेडी? आप तैयार हो आप सभी लोग? हेलो जेम्स बॉन्ड, हेलो यशिका, हेलो आश्री, हेलो पूजा, हेलो स्टीव रॉजर। स्टीव रॉजर ये नाम सुना हुआ है कहीं यूट्यूब पे भी है, राइट? हेलो कृष्णा, हेलो प्रताप, हेलो अंजलि। कुछ बच्चों को शायद मैं जानता हूं, शायद वो मेरी यूट्यूब क्लासेस में कनेक्टेड थे मेरे साथ में जब हमने लास्ट सेशन लिए थे लगातार, राइट? हेलो ईशान, अंजलि, आयुषी, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारी बटालियन, हमारी जो आर्मी है वो एकदम, क्या बात है, फुल जोश में है। सर चैट देखिए एक बार, हाँ ठीक कर दीजिए सर। यस यस यस, बहुत अच्छा लगा आप सभी को देख कर। ये हाउस द जोश। हेलो सर विशाल चंद्रा फ्रॉम मेघालय। अरे वाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हेलो उज्ज्वल, माया, राधे राधे। सर आज सर जी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया तेजस। सर वो कैप्टन अमेरिका है, अच्छा। और तुम कहां से आए हो? जेम्स बॉन्ड, अमेरिका से। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सभी को देख करके यहां पे। सो देखो, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एज यू नो दैट कि आज हमारा ये पहला क्लास है, राइट? और हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक के साथ में। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपके करीब 5 से 7 मिनट लूंगा, है ना? तो 5 से 7 मिनट में मैं सिर्फ आपसे कुछ छोटी छोटी बातें करने वाला हूं। ये छोटी बातें ना मेरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो उन सभी बातों को लेकर के मैं आपसे कुछ बात करूंगा 5 से 7 मिनट। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को आप अपने दिमाग तक जाने दीजिएगा, आपके दिल तक जाने दीजिएगा। देखिए, जब ये बैच आया एफकैट गरुड़ 2.0 और जब आपने इसमें एनरोल किया, तो याद रखना कि आप एक सपना लेकर के हमारे पास आए थे। याद रखना इस बात को, आपने जब इस बैच को ज्वाइन किया था, व्हेन यू आर पेइंग द फी ऑफ दिस बैच, क्योंकि सबको फ्री तो नहीं मिला होगा, तो जिन बच्चों ने पे किया या सभी बच्चों ने जिन्होंने पे किया, उस वक्त पे करते वक्त आपके दिल में क्या फीलिंग थी, आपके दिमाग में क्या सपना था, उसको याद रखिएगा। आप उसको याद रखिएगा कि यार मेरा सपना यह था कि मुझे एफकैट गरुड़ 2.0 के बैच से इस बार होने वाला एफकैट का एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है। और पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपके आउट ऑफ टॉप 10 रैंकिंग में से आपकी रैंक वहां हो। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंज करो, नंबर 1 लेके आना है, राइट? आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को टॉप 10 के अंदर आना है ऑल ओवर इंडिया की जब रैंक बनेगी, और मुझे उसी तरीके से मेहनत करनी है। ये सपना लेके आए हो, ये सपने को याद रखना, लास्ट तक याद रखना। आप मेरी, हो सकता है मेरी जिम्मेदारी पे भी आए हो, आपको यह लगता हो कि यार रीजनिंग के और मैथ्स के जो स्कोर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यहां से आप नंबर ज्यादा गेन कर सकते हो। तो यह बात आप मुझे भी याद दिलाते रहना, राइट? यह बात आप मुझे भी याद दिलाते रहना। सर आपके भरोसे पे है रीजनिंग, आप इतना मेहनत करवाइएगा हमसे, हमारे पसीने आ जाएं लेकिन हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, राइट? खूब मेहनत करेंगे सर, भले ही रात भर जग करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे, राइट? मैं आपको जो होमवर्क दूं, आप उसको यह मान के चलना, सर ने होमवर्क दिया है तो मैं पूरा करके जाऊंगा अगले दिन, या जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं टालूंगा नहीं। तो क्या होगा, मेरे अंदर भी एक चीज चलती रहेगी कि नहीं यार, इन बच्चों को इस बार क्लियर करवाना है, इनको आगे और धक्के नहीं खाने हैं कि अरे अगला एफकैट दे लेंगे, 2026 का एफकैट दे लेंगे। ये थॉट के साथ प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है? ये थॉट के साथ करनी है कि इस बार ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर वन ऑफ द नेम मेरा होगा। मैं जानता हूं इस क्लास के अंदर इस समय जितने बच्चे होंगे, सब ये सोचेंगे सर अगर हम सभी सोचेंगे तो सर ऑल ओवर इंडिया रैंक 10 कैसे आएगी, सर हम तो बहुत सारे बच्चे हैं। आप सबकी फिक्र नहीं करेंगे, आपको सिर्फ खुद की फिक्र करनी है, आपको सिर्फ अपने आप के लिए फिक्र करनी है कि मुझे टॉप 10 में आना है। यह ध्यान रखना,
राइट सर आप एसएसबी मंत्रा में कब आएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप लोग बोलते रहिए, पूछते रहिए, कहते रहिए कि मोदी सर चाहिए, तो आई विल ऑल्सो कम। राइट, द थिंग इज व्हाट, कहना बस ये चाहता हूं, ये जज्बा जो आज पहले दिन है वो लास्ट दिन तक मुझे क्लास में चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। ये जज्बे को बना के रखिएगा। इस जज्बे को कोई भी मारेगा नहीं, इस सपने को कोई भी मारेगा नहीं। कोई ये मत सोचना कि 500 का, 1000 का, 1500 का या 2000 का कोर्स था, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पापा और कमा लेंगे। आप ये सोचना ये 2000 रुपए मैंने अपने पापा से लास्ट बार लिए हैं, अब नहीं लूंगा, क्योंकि इसी बार मैं इस एग्जाम को क्रैक कर डालूंगा और मेरे पापा को मैं कहूंगा कि देखो पापा, आपके 2000 रुपए ने क्या कमाल किया है, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। ये शब्द आपके मुंह से हो, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये याद रखना यार दोस्तों, जब सपना आप बुनते हैं ना, तो आपके मां बाप भी एक सपना बुनते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि हमारा फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा जब हमारा बेटा देश की वर्दी पहनेगा, जब वो वायुसेना में जाएगा। राइट, ये याद रखना। तो उनका फक्र से आपका जितना चौड़ा होगा ना, आप जितने खुश होंगे, उसके 100 गुना, लाखों गुना, मुझे कहता हूं असीमित खुशियां उनके पास होगी उस वक्त। तो उस सपने को भी नहीं मारना है आपको अपने सपने के साथ साथ उनके सपने को भी बुनते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज के हमारे इस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनालॉजी। राइट, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, एनालॉजी यहां पे जो बेसिकली यहां से क्वेश्चन आएंगे वो काफी ज्यादा आते हैं। इसे हम कहते हैं सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? सिमिलरिटी, समानता कहते हैं। इसके कई सारे क्वेश्चन होते हैं, अपन बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, राइट, अपन इसको एडवांस तक लेके चलेंगे, अपन इसको लास्ट तक लेके चलेंगे, बहुत अच्छे लेवल तक चलेंगे। ओके, तो इसमें करना क्या होता है बेसिकली बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि एक पैटर्न होता है। ठीक है, एक पैटर्न होता है। अब वो पैटर्न क्या होता है, आप सोचो जरा कि हम यहां पे कह दें कि डॉक्टर होता है। ठीक है, डॉक्टर और यहां पे पेशेंट का एक रिश्ता होता है। क्या होता है? डॉक्टर का पेशेंट के साथ एक रिश्ता होता है। वो ये होता है कि डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है। तो क्या है, डॉक्टर ने यहां पेशेंट को ठीक कर दिया है, सही कर दिया है। अगर यहां पे आ जाए टीचर, तो टीचर का यहां पे किससे कनेक्शन होगा? तो आप सिंपली कह सकते हैं सर स्टूडेंट से, क्योंकि एक टीचर ही जो होगा वो स्टूडेंट को क्या करता है? गाइड करता है। वही क्या करता है? उसको सिखाता है, समझाता है कैसे करना है, किस तरह से करना होता है। सो एक सिमिलरिटी है। पेशेंट डॉक्टर के बिना, डॉक्टर की दवाइयों के बिना ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह से एक स्टूडेंट भी एक टीचर के बिना, वो टीचर कोई भी हो सकता है। वो टीचर भले ही नहीं कि मेरा जैसा एक पढ़ा लिखा टीचर वही टीचर हो, आपके पिता भी एक टीचर हो सकते हैं, वो आपके लिए टीचर ही हैं, आपकी मां भी एक टीचर हो सकती है, पर टीचर जो होता है वही स्टूडेंट को गाइड करता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। राइट, तो हमें क्या करना होता है? इस तरह के सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना होता है। इस तरह की सिमिलरिटी को हमें अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। राइट, तो हम यहां पे देखेंगे, तो यहां कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन लेवल बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और देन पीवाईक्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोदी सर के एनालॉजी स्टूडेंट्स हो गए। अरे आप लोग मेरे हमेशा स्टूडेंट रहेंगे, यहां भी रहेंगे, और जब आप एयरफोर्स में चले जाएंगे तब भी आप मेरे पास रहेंगे। ठीक है, तब भी आप मेरे को हमेशा मिस करेंगे कि नहीं मोदी सर को मिस कर रहे हैं। राइट, मैं टोटल 3 क्लासेस लूंगा। ध्यान रखना, इस टॉपिक की टोटल कितनी क्लासेस होंगी? 3 क्लासेस होंगी। तो हमें जल्दी नहीं करनी है, अरे यार आज के 1.5 घंटे में ही ये क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे पास टोटल 3 क्लासेस टॉपिक की, मींस हम इसको बहुत तह तक कर लेंगे। हम इसके 2022, 23, 24 के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या क्या चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में एनालॉजी से बनता है। राइट, पहली चीज क्लियर है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी, समानता, एक लॉजिकल रिलेशन देखना होता है। ठीक है, इसका टॉपिक का वेटेज क्या होता है? देखिए, एनालॉजी बता देता हूं अभी बेटा, जस्ट अ सेकंड। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी होता है, यानी एक सिमिलर पैटर्न हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? सिमिलर पैटर्न हमें देखना होता है। अब देखो, वेटेज जो होता है ना टॉपिक का, ये वेटेज कई बार वेरी कर जाता है। देखो वेटेज कैसे वेरी करता है
कई बार इसके 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन एग्जाम में और कई बार 2 क्वेश्चन एग्जाम में। तो ओवरऑल ये तो है कि 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिनिमम एग्जाम में आ रहे हैं, राइट। 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आपके मिनिमम आ ही रहे हैं। कई बार 4 क्वेश्चन तक एनालॉजी से आता है, 4 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक का जो वेटेज है ना, वो तो ऑलरेडी वेरी 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 हाई है, इसीलिए तो इस टॉपिक की क्लास 3 रखी है। देखो, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ना क्वेश्चंस के आने की, जिसकी ज्यादा है, वो हमेशा मैंने ज्यादा ही रखी है, उनकी क्लासेस भी मैंने ज्यादा रखी है, उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको ज्यादा ही करवाऊंगा, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर ले, राइट। बात समझ में आ रही है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, अपन इसको बहुत अच्छे से करेंगे। कहीं आपको भी कोई दिक्कत हो ना, तो 1 नहीं 5 बार पूछिएगा पर ईमानदारी से, है ना। देखो, कुछ भी नहीं आए समझ में, कुछ भी नहीं आए आपके पकड़ में, आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं बताएंगे, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसी तरह से जब तक टीचर को नहीं बताएंगे क्या कमी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो, तो टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक आता है वर्ड एनालॉजी, एक आता है नंबर एनालॉजी, एक आता है लेटर एनालॉजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो टफ हो सकते हैं, जो थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, वो ये टॉपिक है, दिस टॉपिक, मतलब ये सब टॉपिक है, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बच्चा है SK खालसा, बेटा चैट मतलब आप दोबारा बंद करो ऐप को और दोबारा से ऑन करो, ठीक है। SK खालसा, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। आपको ज्वाइन हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो वर्ड, नंबर और लेटर, तो एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला था कि एक स्टूडेंट स्कूल जाएगा, कुछ सीखने जाएगा, उसी तरह से एक पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, अपने आप को ठीक करने के लिए जाएगा। तो यहां दोनों केसेस में क्या है, यहां दोनों केसेस में एक प्लेस आ रही है और उस पर्सन का उस प्लेस के साथ कनेक्शन है, ठीक है। यहां पे क्या है, इस पर्सन का इस प्लेस के साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि एक स्टूडेंट स्कूल जाएगा तभी तो वो कुछ गेन करेगा, तभी तो वो कुछ नॉलेज को गेन करेगा। इसका मतलब पर्सन का इस प्लेस के साथ कोई कनेक्शन हो गया। उसी तरह से एक पेशेंट का हॉस्पिटल का जाना किस लिए, ताकि वो अपनी एक अच्छी हेल्थ गेन कर सके, हेल्थ गेन कर सके। तो एक सिमिलर पॉसिबल मैनर क्या है, एक सिमिलर लॉजिकल पैटर्न ये है कि भाई दोनों की दोनों यहां पे गेन स्टेट में हैं, दोनों की दोनों यहां पर कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? दोनों की दोनों को यहां पे कुछ मिल रहा है, राइट। ये स्कूल जा रहा है ताकि वो कुछ सीख पाए, ये हॉस्पिटल जा रहा है ताकि इसकी हेल्थ बढ़िया हो जाए। तो दोनों का एक सिमिलर कनेक्शन आ रहा है, दोनों का एक सिमिलर कनेक्शन आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, तो यहां पे हमारा जो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल 12 टाइप के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टोटल 12 टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वैसे इन टाइप को आप और बढ़ाएंगे तो ये 20 से 25 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। ये 20 से 25 टाइप हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इसका हर एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बन सकता है। कोई डैम के ऊपर बन जाएगा, कोई करेंसी के ऊपर बन जाएगा, कोई कंट्री और उसकी कैपिटल के ऊपर बन जाएगा, कोई कंट्री और उसके फेस्टिवल के ऊपर बन जाएगा, कोई हो सकता है स्टेट और उसके फेस्टिवल पे बन जाएगा, हो सकता है स्टेट और उसके डांस के ऊपर बन जाएगा, हो सकता है किसी कंट्री और उसके नेशनल एंथम के ऊपर हो सकता है कंट्री और उसके जो नेशनल बर्ड होते हैं, नेशनल एनिमल होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे ना बहुत सारे टाइप बन सकते हैं वर्ड एनालॉजी में, लेकिन उन सब टाइप को हम साइड करेंगे क्योंकि वो एक फिक्स स्टेट में है। यानी कि यहां पे कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के बन सकते हैं। किसके बन सकते हैं? स्टैटिक जीके के। भाई जैसे किसी भी स्टेट के अंदर कोई डैम है, वो फिक्स है भाई, वो वही है, वो बदल जाएगा ही नहीं, है ना। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, है ना,
चाहे आज बीजेपी की हो, कल को किसी और की हो, परसों किसी और को भी हो, तो वो ऐसा नहीं है कि उस डैम को उठा करके अपने स्टेट में ले आएंगे, नहीं, वो वही है तो वहीं की वहीं रहेगा। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स है कि वो वही है, वो चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी वो प्लेस कनेक्टेड है ना। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे देश की करेंसी है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज है, अमेरिका की करेंसी क्या होगी, आप आंसर कर देंगे डॉलर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और गवर्नमेंट आएगी और वो हमारी देश की करेंसी जो रुपीज है उसे कन्वर्ट करके डॉलर कर देगी, ऐसा तो नहीं है। या अमेरिका में कोई और गवर्नमेंट आएगी और वहां के डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज में कन्वर्ट कर देगी, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अपन सिंपल क्या कह सकते हैं, इसके कई सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है, उसको स्टैटिक का पार्ट बना देंगे, राइट। और जितने भी मैंने अभी आपको बोले उन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये जो मोस्ट फेमस प्लेसेस है ना, मोस्ट फेमस प्लेसेस, उन्हीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होंगी। प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है, जरूरी नहीं है वहीं से आए, कि उन मोस्ट फेमस प्लेसेस से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जब आप अपने स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे तो वहां से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मिलेगी, पॉलिटी पढ़ेंगे तो मिलेगी। तो डोंट वरी, वो पैट वहां से आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बेफिक्र रहना। तो हम यहां पे बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 टाइप्स की, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम किसकी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 टाइप की, जो बिल्कुल अलग है, जिनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन न को, राइट। तो हम उनको अच्छे से करेंगे, जिसमें देखिए पहला यहां पे क्या है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप, यानी कि प्रतीकात्मक बोलते हैं ना, हां, प्रतीक, सिंबल के फॉर्म में कनेक्शन का होना। अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप बनेगी ना दोस्तों, वो सिंबल के फॉर्म में बनेगी। जैसे आप देखो यहां पे एक फ्लैग होता है, तो वो फ्लैग क्या है, वो एक सिंबल है, उस कंट्री का, नेशन का एक सिंबल है। आप जब अपने देश का फ्लैग कहीं भी जाओगे देखोगे, चाहे वो आप कभी जा रहे हो बांग्लादेश जा रहे हो, भूटान जा रहे हो, अमेरिका जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, जहां जहां आप घूमने जाओगे, जैसे ही आप वहां पे अपने देश का फ्लैग देखोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये मेरे देश का फ्लैग है। क्यों? क्योंकि उस फ्लैग ने रिप्रेजेंट कर दिया उस पर्टिकुलर कंट्री को, राइट। तो जिस तरीके से फ्लैग एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह से जो स्टार्स होते हैं वो रैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यानी आप सोचिए, आज आप एफकेट में जाएंगे, आज आप पायलट बनेंगे, कल को फिर आपकी रैंक बढ़ेगी, आप और ज्यादा बड़े पायलट बनेंगे, फिर आप और सीनियर ऑफिशियल बनेंगे। तो क्या होगा, जैसे 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 आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके अचीवमेंट बढ़ते जाएंगे, आपकी बॉडी पे, आपके लेफ्ट या राइट शोल्डर पे जहां पे आपको मिलते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे स्टार्स बढ़ते जाएंगे। तो वो जो स्टार्स हैं, वो स्टार्स क्या करेंगे, वो स्टार्स आपकी रैंक बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे पुलिस ऑफिसर्स ले लो, आर्मी ऑफिसर्स ले लीजिए, राइट, हमारे जो भी हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, उनमें जितने भी आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, तो वो जो बेसिकली स्टार्स होंगे, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आपकी रैंक को बताएंगे। वो आपकी रैंक को इंडिकेट करेंगे। आईएफ में स्ट्राइप्स रहती है, तो स्ट्राइप्स अगर रहेंगी तो वो भी तो बढ़ेंगी ना, वो मल्टीपल होंगी ना। तो जितनी मल्टीपल होंगी वो बेसिकली क्या हो रही है, वो आपकी रैंक की तो बढ़ा रही है, राइट। तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा ना, बेसिकली आप लोगों को रैंक को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपकी बेसिकली रैंक को इंडिकेट कर रहा है ना। तो अब ये देखो, जैसे आपने दो देखा है, तो क्या इसका मतलब है क्या ये इतना सीमित है? अरे ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपोज कर रहे हो, आप किसी बात के लिए खिलाफ हो। व्हाइट को उसको रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंजर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, गो गो गो। ट्रैफिक लाइट में ग्रीन दिखते भाग जाते हैं ना अपन लोग, वैसा वाला। तो ऐसा नहीं है, तो हमें कई तरह के सिंबल मिलते हैं, हर एक सिंबल का एक मतलब हो रहा होगा, राइट। ऑरेंज कलर देखते हो तो क्या बोलते हैं, गो स्लो गो स्लो गो स्लो, राइट। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर कभी देखते हो ना ऑरेंज, तो वो ये इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमें यहां पे क्या होता है, कुछ चीजों को पढ़ना है कि सिंबॉलिक रिलेशनशिप में क्या होगा, कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें यहां पे पढ़ना है। तो पहला होता है हमारा सिंबॉलिक रिलेशनशिप।
होप सो सबको क्लियर हो गया कि एनालॉजी के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड एनालॉजी में आ रहा है वो है सिंबॉलिक रिलेशनशिप। कई सारे एग्जांपल ले लिए अपन ने, तो शायद आपको बहुत मल्टी क्लियरिटी आ चुकी है ना। सेकंड यहां पे क्या आ रहा है वो देखिए, स्पेशलिस्ट और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप। क्या है? स्पेशलिस्ट और सब्जेक्ट रिलेशनशिप, यानी यहां स्पेशलाइजेशन आएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी किताबों के अंदर हो सकती है, डिग्रीज को लेके हो सकती है। भाई लोग क्या करते हैं, लोग ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या डिग्री करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसी तरह से देखो, जैसे हमने यहां पे लिया स्किन, हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स, है ना। इतने सारे ऑर्गन होंगे तो क्या कोई डॉक्टर एक ही डॉक्टर ठीक कर देगा? नहीं। स्किन के लिए एक अलग डॉक्टर है जिसने अलग तरीके से स्टडी करी है और दुनिया भर में बहुत सारी स्किन के ऊपर उसने काम किया होगा, और उसके बाद वो इजीली ये कह सकता है कि इस स्किन में ये समस्या है। उसको अपन क्या पदवी देते हैं कि भैया वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। वो स्किन देख करके बता देता है कि इस व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी रीजन इज लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने स्किन के ऊपर क्या करी है? स्पेशलाइजेशन किया है। उसी तरह से अगर किसी के हार्ट में कोई समस्या आती है, कोई ब्लॉकेज आता है, कोई और प्रॉब्लम होता है, कोई लीकेज होता है, कुछ भी तरह का, तो क्या होता है? वो किसके पास जाएगा? वो किसी फिजिशियन के पास तो नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि उस कार्डियोलॉजिस्ट ने किसके ऊपर काम किया हुआ है? हार्ट की स्टडी करी है। उसने हर तरह के हार्ट की स्टडी करी है, उसके ऑपरेशंस किए हैं, उसको ऑपरेट किया है। तो जब भी किसी को हार्ट के रिलेटेड स्टडी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सजेस्ट टू कि भैया कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो इस तरीके से करीब 10 से 12 इंपॉर्टेंट हमारी स्टडी होती है। किडनी को लेके नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, न्यूरॉन्स को लेकर के, ब्रेन्स को लेकर के वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। इस तरीके से देयर आर सो मेनी स्टडीज। तो बेसिकली 10-12 कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आई वाली इंपॉर्टेंट होती है, ईयर वाली इंपॉर्टेंट होती है, हमारे गले की इंपॉर्टेंट होती है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने इसका एक पीडीएफ बना रखा है, आई विल शेयर विद यू, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक पीडीएफ बना हुआ है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें सब चीजें हैं इन डिटेल और बहुत सारे हैं, ठीक है। जितने मैं आपको नहीं बताऊंगा ना वो भी मैंने वहां ऐड कर रखे, क्योंकि एक ही क्लास में ना इतना सारा देना पॉसिबल नहीं होता। ओके, क्लियर है। तो दूसरा हमारा आ गया सब्जेक्ट और उसका स्पेशलाइजेशन, क्लियर है यहां तक। तीसरा आता है आपका हैबिट रिलेशनशिप, ठीक है। क्या है? हैबिट रिलेशनशिप। तो हैबिट मतलब क्या? उसकी लिविंग की हम बात कर रहे हैं। क्या हम बात कर रहे हैं? उसकी लिविंग की हम बात कर रहे हैं, उसकी ईटिंग हैबिट की हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह की चीजों को ईट करता है, राइट। तो यहां पे हम बात करें कि किस तरह की हैबिट रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, हाउ टू रिमेंबर, मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा रजनी शर्मा, आप तब उसको याद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया, थ्योरी नहीं है ना बेटा, वो कई सारी स्टडी है, कई सारी स्टडी है। आप कई सारी स्टडी के उसके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसके स्पेशलाइजेशन को पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे दांतों है, दांतों के लिए डेंटिस्ट है, तो ऐसी कई सारी चीजें तो आपको याद है ऑलरेडी, बस आपको देखना है। वैसा है तो आपकी रीडिंग पे आएगी, वो रोजाना पढ़ेंगे ना तो 8-10 दिन में आपको पूरा याद हो जाएगा। आता है जैसे देखो 3 तरह की ईटिंग हैबिट्स होती हैं। ईटिंग हैबिट टोटल 3 तरह की होती है, राइट। हो सकता है शायद आप में से किसी को पता हो, नहीं पता हो तो देखिएगा। यहां पे जो 3 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहली ईटिंग हैबिट होती है वो होती है, आप बोलते हैं जैसे हर्बीवोरस एनिमल। किसको बोलते हैं? हर्बीवोर एनिमल। हर्बीवोर एनिमल कौन होते हैं? ऐसे एनिमल जो हर्ब्स खाते हैं, जो रूट्स खाते हैं, जो लीव्स खाते हैं, राइट। ऐसे एनिमल जो हर्ब्स खाएंगे, फूल पत्ती जड़े वड़े ये सब चीजें खाते हैं, राइट। जैसे होते नहीं है कि जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने काऊ को देखा होगा, गोट को देखा होगा, हॉर्स को देखा होगा, एलिफेंट को देखा होगा। तो ये क्या है? ये ऐसे एनिमल हैं जो बेसिकली इन्हीं चीजों को खाते हैं, राइट। आप इनके आगे रख दो लाइक कोई मीट वीट रख दो, वो देखते ही दूर चले जाएंगे,
उन्हें पसंद ही नहीं है, वो खाते ही नहीं है इन चीजों को। मतलब उनको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि वो इस तरह की चीजें खाएंगे, राइट। तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने काम की चीजें खाते हैं और मूव ऑन करते हैं। दूसरे तरह का जो एनिमल होता है उसे आप बोलते हैं कार्निवोर एनिमल। उसे आप क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल। अब कार्निवोरस एनिमल क्या होता है? ऐसे एनिमल जो मीट खाते हैं, जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। जिन्हें केवल मीट पसंद है, उन्हें सिर्फ मीट चाहिए। अगर वो मीट खाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे, अगर वो मीट नहीं खाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि घास खा लेंगे। जैसा एग्जाम्पल के लिए ले लो लॉयन, टाइगर, ठीक है। तो ये वो एनिमल हैं जिन्हें भगवान ने बनाया ऐसा है कि दे विल ईट ओनली मीट, उन्हें सिर्फ मीट खाना है। उनको आप दूध नहीं पिला सकते, उन्हें आप ब्रेड नहीं खिला सकते। उनका बॉडी, उनका गेस्चर, उनको सब कुछ भगवान ने वैसा ही बनाया है, राइट। तो दूसरे तरह के एनिमल को बोलते हैं कार्निवोर एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। तीसरा यहां पे आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, अब देखो ये ओमनीवोरस बेसिकली क्या होता है? जो दोनों तरह का खाना खाते हैं, राइट। यानी वो हर्ब भी खाएंगे और वो मीट भी खाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो हम ह्यूमन खुद ही हैं। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे ह्यूमन हैं जो दोनों तरह का खाना खाते हैं। दे विल ईट बोथ द थिंग्स। वो रोटी भी खा लेंगे जब तक उन्हें रोटी मिल रही है। अब रोटी भी रख दो उनके सामने, मांस भी रख दो, तो फिर वो रोटी भूल जाएंगे, फिर वो मांस खाने लग जाएंगे, राइट। तो वो दोनों तरह का खाना खाते हैं। तो वो ह्यूमन ले लीजिए, आप डॉग ले लीजिए, जानवरों में डॉग है, जानवरों में कैट है ना। तो ये वो हैं जो दोनों तरह का खाना खाते हैं, राइट। तो ये टोटल 3 तरह के हो गए आपके पास। तो आप देखो बफेलो क्या है, तो आपके आगे लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझना पड़ेगा बफेलो मींस हर्बीवोरस, राइट। लॉयन मींस कार्निवोरस। क्लियर है? ये तीनों की तीनों क्लियर है सबको? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ें, यहां तक कोई दिक्कत? मंकी क्या है? मंकी सिंपल हर्बीवोरस। मंकी को कभी देखा है मीट खाते हुए? वो कभी नहीं खाता है। आप दोनों खाते हैं क्या गुरुजी? माफ करना, मैं सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस हूं। मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हूं, ओनली वेजिटेरियन। डन? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? तीनों पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ मुझे लगता नहीं है इसमें दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं 4th नंबर की। जो 4th नंबर हमारा आता है बच्चों, वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब क्वांटिटी से समझ रहे हो ना? मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मतलब जिसको बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। ओमनीवोरस नहीं हूं मैं सर, मैं तो घास खाता हूं। बहुत ही बढ़िया हर्ष, बहुत ही बढ़िया। किलोग्राम, इसकी छोटी यूनिट क्या है? ग्राम। फुट, इंचेस। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है? एक होती है सबसे बड़ी और एक होती है सबसे छोटी। सर वो तो एग तो खाती है ना बर्ड्स के। कौन एग खाता है बर्ड्स के? कौन खाता है एग बर्ड्स के? एग्जाम्पल तो दो। मंकी नहीं खाता है। मंकी, मैंने कभी नहीं सुना कि मंकी किसी बर्ड के एग खाता है। वो फोड़ देते हैं, मतलब वो गिरा देते हैं। सर मंकी तो ओमनीवोरस होते हैं। मंकी ओमनीवोरस होते हैं। आई विल क्रॉस चेक। मैंने कभी मतलब ऐसा पढ़ा नहीं है मंकी का। आई विल क्रॉस चेक, ठीक है। मैंने मंकी का कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन लेट मी क्रॉस चेक मंकी, ठीक है। इसे मैं क्रॉस चेक कर लूंगा ना। मैंने कभी लाइफ में कभी देखा है, गूगल पे दे रखा है, ठीक है। खाता है सर, ठीक है। चलो तो फिर मंकी को अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। मंकी एक ओमनीवोरस है, ठीक है। ओमनीवोरस है, और बाकी मैं इसे क्रॉस चेक कर लूंगा फिर गूगल पे। आई डोंट बिलीव। मंकी नहीं, गोरिल्ला। हाँ देखो, अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मंकी के अंदर कई सारी स्पीसीज होती हैं। अब वो कौन सी स्पीसीज ऐसी होंगी वो अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर हमसे उसकी बात नहीं करता है, स्पीसीज की बात नहीं करता, वो सीधे मंकी लिखेगा। तो वो समझना पड़ेगा कि अपन वो कौन सी तरह की स्पीसीज है, किस तरह की स्पीसीज के जानवर ऐसा हैं जो मंकी के हैं, जो ओमनीवोरस हैं, ठीक है। अनमोल, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला ना कि आई विल क्रॉस चेक, क्योंकि मैं
क्रॉस चेक करूंगा तो मैं उसको मल्टी लेवल पे फिल्टर करने के बाद आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द राइट आंसर। सर बैबून्स को खाते देखा है, अपने इधर के नहीं खाते। चलो ठीक है, देख लेंगे। पांचवा आता है आपका क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। देखो ये क्वालिटेटिव बेसिकली क्या है, देखो बिग, स्मॉल, सॉलिड, लिक्विड। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं इसे समझूं तो ये एक तरह के एंटोनिम की बात कर रहा है, किस तरीके से अपोज कर सकता है, छोटा, बड़ा, सॉलिड, लिक्विड, पतला, मोटा, राइट। तो ये क्या है, ये एंटोनिम। तो आप इसको यहां पे समझो, जब हमारे पास क्वेश्चन सिनोनिम के ऊपर बन सकता है तो क्वेश्चन हम पे एंटोनिम के ऊपर भी बन सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर भी बन सकते हैं। हमें सिर्फ सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप देखना है, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हमसे बोला जा रहा है सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो सिनोनिम देखेंगे, एंटोनिम पे आ रहा है तो एंटोनिम पे देखेंगे, राइट। क्लियर है। बैबून्स को पांडा खाता है ठीक है, तो लोगों ने बहुत भयंकर वाली स्टडी कर रखी है, कौन किसको खाता है बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर। चलो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं ये क्या है, किसी की झूठी बोतल तो नहीं है ना, फास्ट हो रहे हैं पता पड़े। चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप। देखिए दो तरह की रिलेशनशिप होंगी यहां पे, एक होता है फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, एक होता है आपका ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं कि जैसे हमने यहां पे सपोज करो, जैसे एग्जांपल ले लिया फादर और मदर का, तो फादर और मदर बेसिकली है क्या, फादर और मदर का एक रिलेशनशिप बना है जिसे हम कहते हैं फैमिली रिलेशनशिप, दे आर मेकिंग अ फैमिली, राइट। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि दे आर मेकिंग अ फैमिली, तो दे आर इन फैमिली रिलेशनशिप। सेम सेकंड, सिस्टर और ब्रदर क्या है, ये भाई बहन है, इसका मतलब इनका आपस में क्या है, ब्लड रिलेशनशिप है। क्या है इनका, ब्लड रिलेशनशिप है। फादर और मदर का ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, सो दे आर मेकिंग अ फैमिली। सो उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने बना लिया यहां पे फैमिली रिलेशनशिप। लेकिन जो सेकंड में है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो क्या बना रहे हैं, उनका आपस में एक ब्लड रिलेशन है, दे आर हैविंग अ ब्लड रिलेशनशिप। तो उनको यहां पे इस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑड वन आउट का, है ना। जैसे मैं पूछूंगा चूज द ऑड वन आउट, आपको अलग बताना है, चूज द ऑड वन आउट, ठीक है, जिसमें मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने यहां पे दे दिया फादर, मदर, अंकल और सन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इनमें से अलग क्या है, तो आप ये कह सकते हैं सर कि ये जो तीनों है ना, फादर है, मदर है और सन है, ये सब मिलकर के क्या बना सकते हैं, दे कैन मेक अ फैमिली। फादर, मदर और सन मिलकर एक परिवार बना सकते हैं, उनका एक ब्लड रिलेशनशिप बन जाएगा, फैमिली रिलेशनशिप के साथ ब्लड रिलेशनशिप। लेकिन अंकल यहां पे क्या होगा, अलग होगा। जरूरी नहीं है अंकल वहां पे किसी भी तरीके, हो सकता है किसी और दूसरे तरीके से वो कनेक्टेड हो जाए, राइट। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, यहां पे आप इसे अंकल बोल सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या होते हैं, वो जेंडर बायस हो जाते हैं, वो क्या होता है, जेंडर बायस हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा ये मेल है, ये भी मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, आंसर ये। तो ध्यान रखना यहां प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी आपको, यहां पे क्या करनी पड़ेगी, आंसर की प्रायोरिटी आपको लगानी पड़ेगी, और आंसर की प्रायोरिटी पे आंसर देंगे। सबसे पहले आप हमेशा उसको प्रायोरिटी देंगे जो आपके रिलेशनशिप बेस्ड होंगे। क्या होंगे, रिलेशनशिप बेस्ड होंगे, जिसे मैं कह सकता हूं जनरेशन बेस्ड कह सकता हूं, रिलेशनशिप बेस्ड भी कह सकता हूं, राइट। तो जनरेशन या फिर रिलेशनशिप बेस्ड को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड। जो दूसरा आपका आता है वो आता है आपका जेंडर बेस्ड, ठीक है, यानी कि जेंडर मेल है या फीमेल है, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रिकी होते हैं। मैं बता दूं 100 में से 90 बच्चे आंसर यही कर देंगे, सोचेंगे मदर है, फीमेल है। पॉसिबिलिटी है, तभी तो सिखा रहा हूं, विनीता बरल, कृष्णन मौर्य, तभी तो सिखा रहा हूं मैं। क्यों यहां पे बोल रहा हूं कि आपकी आंसर की जो प्रायोरिटी होगी उसमें सेकंड नंबर पे जेंडर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी होता है। एग्जामिनर को फंसाना आसान तो इजीली फंसा देता है,
फादर अंकल और सन नहीं हुए ना, सेम ब्लड कैसे हो गया? अंकल का ब्लड रिलेशनशिप आपके, मतलब जैसे सपोज करो आपके पापा के दो भाई हैं, मतलब आपके पापा और एक भाई और हैं, आपके पापा के आप पुत्र हैं, तो आपका जो ब्लड रिलेशनशिप है ना वो आपके पिता से है, ना कि अंकल से है। तो वो एक फैमिली रिलेशनशिप की कैटेगरी जरूर हो सकती है, पर ब्लड रिलेशन की नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अंकल यहां पे डिसाइड नहीं है, अंकल यहां पे डिसाइड नहीं है कि वो किस तरीके से कनेक्टेड है फैमिली के साथ में। हो सकता है पड़ोसी को अंकल को भी तो आप अंकल ही बोलते हो, तो वो कहीं आपकी फैमिली का हिस्सा है क्या? सो वो चीज भी क्लियर नहीं है वहां पे, तो इसी वजह से उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और फादर, मदर और सन को एक फैमिली के फॉर्म में बनाया जा सकता है, अंकल को सेपरेट किया जाता है। ये क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे आपके लिए फ्रेम किया है, ताकि आपको पहले ही क्लियरिटी रहे कि जनरेशन और रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन एक जैसे होंगे और दूसरा जेंडर बेस्ड क्वेश्चन एक जैसे होंगे, उसको हम अलग कर देंगे। सर फादर का ब्रदर के साथ, तो फादर के ब्रदर के साथ तो उनका ब्लड रिलेशन होगा ना सर। फादर का उसके ब्रदर के साथ ब्लड रिलेशन है, लेकिन फादर का सन के साथ क्या करोगे? दो दो तीन तीन रिलेशन थोड़ा ना बनाओगे तुम, तीन तीन रिलेशन थोड़ा बनाओगे भाई, फादर का उसके भाई के साथ ब्लड रिलेशन है, फादर का इसके सन के साथ ब्लड रिलेशन है, फिर क्या करेंगे? आप समझे मैं क्यों आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं भाई? इसीलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी जनरेशन पे और रिलेशन पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम लोग सोचेंगे, मैक्सिमम यही सोचेंगे, मेल फीमेल बस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको उस सीधे सीधे ट्रिकीनेस से बचाने के लिए यह चीज सिखाई जा रही है इन एडवांस क्लास के अंदर, ताकि आप सेफ साइड पर बिल्कुल सही तरीके से आंसर कर सके, आप किसी तरह के ट्रैप में ना फंसे। क्लियर है सबको? एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई डाउट है? 6 तक में, 6 तक में कोई डाउट है किसी को भी? ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट से पूछ लो भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर क्लियर क्लियर, दैट्स ग्रेट। चलो आगे आते हैं। 9वां हमारे पास जो आ रहा है, सॉरी 7वां, 9वां नहीं है 7वां। सो 7th नंबर हमसे क्या बोल रहा है? 7th नंबर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एंड मेजरमेंट। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। पता है क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जनरेशन गैप के हिसाब से भी तो हो सकता है कोमल, हो सकता है आपको ग्रैंडफादर दे दिए जाए, ग्रेट ग्रैंडफादर दे दिए जाए, है ना? हो सकता है आपको ब्रदर इन लॉ दे दिया जाए, सिस्टर इन लॉ दे दिया जाए, है ना? तो वो आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है नेफ्यू दे दे, नीस दे दे, तो आपको समझना पड़ेगा। सर डाउट है? हाँ वेंसी पूछो। सर आज ओनली आपकी ही क्लास है भाई, मुझे तो मेरा पता है तेजस। वेंसी प्लीज आस्क योर डाउट। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताना मेरे को, है ना? जल्दी जल्दी बताओ। साक्षी कह रही है 4th and 5। सर क्वेश्चन कभी भी 12 टॉपिक से बाहर तो नहीं है आए ना कभी? देखो ऐसा नहीं बोल सकते कभी नहीं आएंगे, है ना? आ भी सकता है भाई, अपन कोई वो नहीं कर सकते ना, 4था और 5वां। हाँ 4था और 5वां एक बार रिपीट कर देता हूं, साक्षी ने बोला है रिपीट करने के लिए, तो लेट मी रिपीट, है ना? देखो चौथा है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यहां पे बड़ी इकाई और छोटी इकाई की बात होगी, राइट? एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई, यानी एक बड़ी कहते हैं ना जैसे किलोग्राम, एक होता है ग्राम। तो किलोग्राम की जो सबसे छोटी मेजरमेंट है वो क्या है? यहां पे ग्राम में है। पीडीएफ आपको आपके नोट्स वाले में ही आ जाएगा, आपके ऐप में आ जाएगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन गैप सहज बताता हूं अभी, जस्ट अ मिनट, ओके? तो यहां पे फुट है, इंचेस है ना, डिस्टेंस है, माइल्स है, तो क्या होंगे यहां पे? उन चीजों को लिया जाएगा, एक बड़ी इकाई होगी और एक छोटी इकाई होगी, तो वो आपको पढ़ना है।
हार्डली 4 या 5 ही आती है, इससे ज्यादा आपकी नहीं आती है, डोंट वरी, ठीक है, 4 या 5 ही आपके होती है। फादर मदर एंड अंकल फैमिली रिलेशनशिप एंड सन इज ब्लड, कांट वी टेक इट, दैट इज व्हाई। देखो आपको ये समझना पड़ेगा, फादर एंड मदर एंड अंकल, देखो फादर मदर अंकल, आप इसे ऐसे समझो कि फादर और मदर जो है वो तो फैमिली रिलेशनशिप बना ही रहे हैं, राइट, वो तो फैमिली रिलेशनशिप बना ही गए हैं, लेकिन अंकल अलग है। और अगर सन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप ये ऐसे समझो कि ये 3 है, भाई 3 को एक कैटेगरी में डालोगे तभी तो एक ऑड निकलेगा। आप समझो ऑड कब निकलेगा, एक अलग कब निकलेगा, जब 3 एक जैसे होंगे। जयश्री शर्मा, जयश्री शर्मा क्वेश्चन समझा दो, ठीक हो, एक बार समझो ऐसे, एक और क्वेश्चन लेते समझना। फादर, ठीक है, दूसरा मदर, तीसरा सन, और चौथा सन इन लॉ। अच्छा मैं आपसे पूछूं अलग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर सन इन लॉ ये दूसरी फैमिली से कनेक्टेड है, ये एक फैमिली को बना सकते हैं, फादर मदर सन एक फैमिली बना सकते हैं, पर सन इन लॉ इज फ्रॉम द अनदर फैमिली, ये ब्लड रिलेशन में नहीं आ सकता, राइट, ये ब्लड रिलेशन में नहीं हो सकता, अलग कर दिया आपने। उसी तरह से जैसे एग्जांपल ले लो, ये आपने लिख दिया ग्रैंडफादर, ठीक है, आपने ले लिया ग्रैंड मदर, मान लो ऐसे, आपने ले लिया सन, और आपने ले लिया नेफ्यू, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे सन नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो सारे ही अलग हो जाएंगे, फादर, ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर और देन नेफ्यू। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, भाई ये तीनों एक फैमिली बना सकते हैं, दादा दादी और उनका बेटा जो कि फादर की फैमिली में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सन बोल सकते हैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर का सन की फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं है, बट हाँ नेफ्यू जो है वो अलग हो गया, वो एक अलग रिलेशनशिप में चला गया, राइट। तो ये ध्यान रखना, हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, हम हमेशा ये बोल रहे हैं कि हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो हमारी पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, जनरेशन को या रिलेशन को देंगे। बहुत क्लियर समझो इसको, इसके ऊपर आप उलझो मत, आप ये क्लियर समझो, मैं जनरेशन को या फिर मैं रिलेशन को पहली प्रायोरिटी दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी जेंडर को दूंगा। बस समझाने का मतलब ये है, जेंडर इज ऑलवेज इन द सेकंड प्रायोरिटी। यस रजनी, ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपका, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होंगे, है ना। अब आप ही देखो ना कि हर तरह की स्टडी के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट होता है, हर तरह की स्टडी के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। सी जैसे बैरोमीटर है, आप प्रेशर को किस में मीजर करोगे, प्रेशर जो होता है, चाहे वो पानी की मोटर से आने वाला प्रेशर हो, चाहे वो किसी और तरह का प्रेशर हो, तो प्रेशर को मीजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बैरोमीटर का। किसका यूज करोगे, बैरोमीटर का। सर आप प्रायोरिटी लिखवा दीजिए, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रायोरिटी बताओ तो दी, रिलेशन या जनरेशन को पहले प्रायोरिटी देना, सेकंड रिलेशन। जेंडर मतलब ऑलवेज इन द सेकंड प्रायोरिटी यार, सिंपल समझो। जेंडर को देख के आंसर मत कर देना कि अच्छा मेल है, फीमेल है, अंकल है, आंटी है, तो ये लो, ये फीमेल है, बाकी 3 मेल है, इसको नहीं करना। तुम पहले वहां देखना कोई रिलेशनशिप बन के एक फैमिली तो नहीं बन रही, एक अलग से तो नहीं बन रहा, बस वो देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैरोमीटर को किस में नापते हो, प्रेशर को किस में मीजर करते हो, बैरोमीटर से मीजर करते हो। ह्यूमिडिटी, जब भी आप देखते हो कि ऐसे किसी इलाके के पास में रहते हो जहां पे समुद्र है आसपास में, तो उन एरियाज में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे उसके लिए, तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। उसे क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। वो क्या नापता है, आर्द्रता मापता है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर, तो वो कौन नापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर नापता है। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक, आप देखो अभी थाईलैंड में आया था अर्थक्वेक, तो जब थाईलैंड में अर्थक्वेक आया तो उसको किससे मीजर किया गया होगा, उसको मीजर किया गया होगा सिस्मोग्राफ से। तो क्योंकि सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को, रिएक्टर को चेक करता है कि वो कितना रिएक्टर है। हाँ गायत्री वो है क्वेश्चन में बेटा, गायत्री जब मैं यहां क्वेश्चन करवाऊंगा
तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर फैमिली रिलेशनशिप, जेंडर रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन है ना। डोंट वरी, ओके। तो अभी करवाऊंगा, लेकिन आगे तो बढ़ने दो। अब तुम वहीं अटक गए हो, म्यांमार, फिलीपींस, हाँ काफी जगहों पे आया, मेरे को थाईलैंड का याद रहा इसलिए मैंने वहां बोल दिया। ठीक है, आगे आओ। आठवां जो आता है बच्चों, वो आता है आपका इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि एक तो होता है जो अकेले को दिखाएगा, एक होता है जो ग्रुप को दिखाएगा। जैसे आप देखो, एक सेलर, जैसे मान लो आप देख रहे होंगे तो एक सेलर है जो अपनी नाव चलाता है, उसकी एक छोटी सी नाव है जिसमें वो 3 या 4 लोगों को बिठाता है और एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है। एक होता है क्रू शिप, तो वहां पे क्या होता है, क्रू मेंबर होते हैं। वहां पे क्या होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं। वहां पे भैया रसोईया अलग है, वहां पे कैप्टन अलग है, वहां पे ये अलग है, वहां पे वो अलग है, दुनिया भर की चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे क्या होता है, वो एक क्रू होता है, उसके ऊपर एक क्रू मेंबर होते हैं। तो वो जो अकेला है उसको आपने नाम दिया सेलर का, और जो बहुत सारे हैं जिसके मिलकर के ग्रुप बना है उसको आपने नाम दे दिया क्रू मेंबर का, क्रू का, राइट। दे आर अ क्रू मेंबर्स, राइट। तो आपने उसको वो नाम दे दिया। जब आप किसी भी एक जानवर को देखते हो तो आप उसे कैटल बोलते हो, लेकिन जब बहुत सारी, जैसे बहुत सारी बकरियों का झुंड है रोड क्रॉस कर रहा है, गायों का झुंड है रोड क्रॉस कर रहा है, भैंसों का झुंड है रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हर्ड। यार ये तो एलिफेंट हर्ड है, ये तो काऊ हर्ड है, ये तो गोट हर्ड है। तो यहां पे क्या है, वो झुंड में है, वो बहुत सारे हैं, राइट। उसी तरह से अगर एक घोड़े को आप देखते हो कि कोई घोड़े पे सवार होकर के रोड साइड से निकल रहा है, तो आप बोलेंगे ये हॉर्स राइडर है। आप उसे क्या बोलेंगे, ही इज अ हॉर्स राइडर। लेकिन अगर बहुत सारे हैं, जब आप देखते होंगे घुड़सवारों की रेस होती है वहां पे, तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब आप क्या बोलते हो, दैट इज कैवलकेड। उसे क्या बोलते हो, कैवलकेड बोलते हैं, है ना। तो हम यहां पे बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल को दिखा रहा हो और जो ग्रुप को दिखा रहा हो, तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि कौन इंडिविजुअल को दिखा रहा है और कौन ग्रुप को दिखा रहा है। बट इट इज अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेयरली आएगा। कोई 5-6 साल में एक बार पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं पूछता है। ठीक है, बट क्योंकि ये वन ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी है तो हमने इसे कैप्चर कर लिया यहां पे। नेक्स्ट आएगा इंडिविजुअल और उसकी ड्वेलिंग प्लेस। यहां पे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे डॉग है, डॉग कहां रहता है, कैनल में रहता है। वो होता नहीं है कैनल, पाइप जैसे, जहां पे जाके वो रहता है। प्लेयर कह सकते हो, टीम कह सकते हो, यस प्रताप बिल्कुल कह सकते हो। कैटल, तो बहुत सारे जानवर होते हैं, वो कहां पे रहते हैं, दे लिव इन शेड, ओसारा। गायों के लिए गौशाला होती है ना, तो वहां पे बहुत सारी गायें हैं जो रहती हैं। तो कैटल जो है उनके लिए क्या होता है, उनका लिविंग प्लेस ओसारा जिसे बोलते हैं, शेड जिसे बोलते हैं। बर्ड्स कहां पे रहते हैं, एवियरी, पक्षीशाला के अंदर रहते हैं, राइट। तो ये उनके लिविंग प्लेसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है। ये पता नहीं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अब तक इसे कम से कम 50 से 100 बार देख चुका हूं इस क्वेश्चन को। हाँ, लॉयन डैन में रहता है, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ये हार्डली 10-12 है, उस पीडीएफ के अंदर है, तो आपको मिल जाएगा वो, राइट। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो डॉग ही पूछा गया है। अब तो ये ऐसा रट गया है ना, इसकी हद नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, स्टडी और उसके टॉपिक। अब यहां पे आपके ना सब तरह की स्टडी आ गई है। सर रीजनिंग में 25 से 25 सही नहीं होता है भैया, हुआ है, मेरे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है, 25 के 25 निकाल देते हैं वो, है ना। तो डोंट वरी रोशनी, इज इट पॉसिबल, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है आपका स्टडी एंड टॉपिक। क्या आता है, स्टडी एंड टॉपिक। जैसे बर्ड्स की स्टडी आप किसमें करते हो, ऑर्निथोलॉजी में। अर्थक्वेक की स्टडी किसमें करोगे, सिस्मोलॉजी के अंदर। तो इस तरीके से ना हर एक की एक स्टडी होती है, उसके टॉपिक की स्टडी होती है। जैसे अपन ने वहां एनाटॉमी के लिए पढ़ी थी, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजिस्ट में, स्किन की स्टडी रेमेटोलॉजिस्ट में, उस तरीके से यहां पे एक ब्रॉड एरिया में, क्योंकि वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर एनाटॉमी को लेकर के है, ये पूरी की पूरी उसको लेकर के है। आपके हर तरह की चीजें इसमें कवर की जा सकती है। जो जिसकी स्टडी होगी वो उस पर्टिकुलर को इंडिकेट कर देगा, राइट। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन फूल, पेड़, पौधे, पत्तियां, उसकी स्टडी किसमें करेंगे, बॉटनी में करेंगे। सभी तरह के जानवरों को एक कैटेगरी दे दी, जियोलॉजी के अंदर उसकी सबकी स्टडी की जाती है, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो यहां पे आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बाकी पीडीएफ के अंदर सब कुछ कवर किया हुआ है। जब से उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और मैं आपको क्या यहां पे बता रहा हूं, है ना।
नेक्स्ट आता है आपका वर्कर और उसके वर्किंग प्लेस। देखो वर्कर और उसके वर्किंग प्लेस का मतलब क्या है, कौन सा वर्कर, किस तरह का वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस क्या है। कौन सा वर्कर, किस तरह का वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस क्या है। जैसे आप बोलो शेफ को आपने कभी उसमें देखा है क्या कि लाइक कोई मतलब कहीं पे काम कर रहा हो, रोड बना रहा हो, हाँ, दीवार चुन रहा हो, नहीं। शेफ है तो वो कहां मिलेगा, किचन में मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाना बहुत अच्छा बना है तो आप क्या बोलते हैं, उस जो भी आपको परोसगारी कर रहा है, चाहे वो वेटर हो या फिर जो भी बंदा वहां पे, आप उसे बोलते हो तो क्या बोलोगे, यार आपका शेफ बहुत बढ़िया है यार, खाना बहुत टेस्टी बनाया है। खाना अच्छा नहीं बनाएगा तो आप क्या बोलेंगे, आपका शेफ बहुत बेकार है यार, खाना तो कभी अच्छा नहीं बनाया, है ना। तो सिंपल है, आप उसे बोलते हैं। इसी तरह से टीचर है तो टीचर क्या करता है, टीचर का वर्किंग प्लेस क्या होगा, स्कूल होगा। और उसी तरह की कोई चीजें लाइक यूनिवर्सिटी हो सकती है, ट्यूशन प्लेसेस हो सकते हैं, है ना, कोई कॉलेज हो सकता है, राइट। तो टीचर हमेशा कहां मिलेंगे, इन प्लेसेस पे मिलेंगे। इंजीनियर डिपेंड करता है कौन सा वाला है, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है या कंप्यूटर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो वहीं मिलेगा, वो उसी जगह पे मिलेगा, है ना। ये बात क्लियर है। तो हमने यहां पे सिंपली कह सकते हैं कि कौन सा वर्कर है और उसका वर्किंग प्लेस क्या है, वो कहां मिलेगा। जैसे मैसन है, उसका मैसन का काम क्या होता है, भैया वॉल वगैरह बनाना, तो सिंपल है, वो वॉल ही बनाएगा। आप मैसन को थोड़ा ना बोलोगे तू जा सब्जी बना हाँ, जा शेफ एक होटल के अंदर तू क्या काम कर, नहीं काम करेगा, क्योंकि वो मैसन उसका काम ही बेसिकली दीवार चुनना है, दीवार बनाना है, तो वो वहां नहीं काम कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका वर्कर और उसका क्या प्रोडक्ट है, यानी वो वर्कर क्या बनाता है, क्या बना के देगा, राइट। इंजीनियर अकॉर्डिंग टू लाइन, बिल्कुल सही बात है ना, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स को एक थोड़ी ना है। आजकल तो मोबाइल इंजीनियर अलग आ गया, है ना, वो मोबाइल बनाता है, तो वो मोबाइल को ठीक करता है, वो मोबाइल से रिलेटेड चीजों को करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन से वाले इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं। तो वर्कर और वर्कर क्या प्रोडक्ट बनाएगा उसको अपन लेंगे। सोल्जर, देखो सोल्जर बेसिकली कहां मिलेगा, सोल्जर का वर्किंग प्लेस क्या है, तो सोल्जर का वर्किंग प्लेस है बॉर्डर, राइट। सोल्जर बेसिकली कहां मिलेगा आपको, बॉर्डर पे मिलेगा, वो अपने देश को गार्ड करता हुआ मिलेगा, वो अपने देश की रक्षा करता हुआ मिलेगा, है ना, तो वो वहां मिलेगा। तो मैसन, अब आप देखो सोल्जर को हर किसी जगह पे तो नहीं देखते, आप मॉल वॉल में घूमते जाते हो तो वहीं कोई सोल्जर दिखता है, नहीं। आप किसी ट्रेन वेन में जाते हो तो वहां कोई सोल्जर आपको मिलता है, नहीं मिलता। रेयरली है, वो अपने घर आ रहा है तब तो वो आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पर सोल्जर आपको बॉर्डर एरिया में मिलेंगे, बॉर्डर एरिया में सोल्जर आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि वही उसका वर्किंग प्लेस है, वो वहीं पे ही है। इसी तरह से जैसे मैसन है, मैसन का वर्किंग प्रोडक्ट क्या है, तो मैसन का एक प्रोडक्ट है वॉल बनाना, दीवार बनाना। फार्मर का प्रोडक्ट क्या है, क्रॉप बनाना, अलग अलग तरह की क्रॉप एक फार्मर बनाता है, अलग अलग तरह की फसल को वो एक फार्मर उगाता है, राइट। तो उसको अपन यहां पे लेते हैं। तो इस तरीके से ना टोटल 12 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो अपन ने यहां पे कवर कर लिए हैं। हां जी, प्लेयर बिल्कुल ग्राउंड में मिलेगा क्योंकि उसका वर्किंग प्लेस क्या है, ग्राउंड है। सर मणिपुर में तो रास्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि मणिपुर में रास्ते में इसलिए मिल जाता होंगे क्योंकि देखो मणिपुर शायद एक हाई अलर्ट एरिया है, राइट, तो शायद इस वजह से वहां पे आपको मिल सकते हैं, है ना। इसलिए पेट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो एक तरह से वो गार्ड कर रहे होते हैं ना कि वहां पे किसी तरह का कोई उत्पात ना मचे, लोगों को परेशानी ना हो, तो इस वजह से। और वो बॉर्डर एरिया के पास में भी पड़ता है, इसी वजह से भी, ठीक है। वरना आप और दूसरे एरिया में आओगे तो जैसे आप और अंदर की तरफ आओगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे। अब जैसे कैट है, कैट इज रिलेटेड टू माउस, कैट इज रिलेटेड टू माउस, तो यहां पे कैट का माउस से क्या कनेक्शन है, तो कैट बेसिकली यहां पे क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, कैट बेसिकली अपना पेट भर रहा है और वो क्या कर रहा है, खा रहा है माउस को। तो उसी सेम वे में बर्ड का कनेक्शन किससे होगा, तो बर्ड बेसिकली किसको फीड करता है, वर्म्स को फीड करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सबको आंसर करने होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला अपना यहां पे वर्ड एनालॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेटर एनालॉजी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पोल लेंगे प्रिंस, अभी एक बार पहले तीनों चीजें कल कवर कर लें, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बोला, एक वर्ड एनालॉजी है,
एक लेटर एनालॉजी है, एक नंबर एनालॉजी है। टफ आपके लिए ये हो सकते हैं, बस ये आपके लिए कभी टफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड के ऊपर और नंबर के ऊपर करने हैं। राइट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। राइट एवरीवन, तो इसीलिए करें, आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी करना स्टार्ट कर दिया, सबका सी आंसर आ रहा है। ग्रेट, एवरीबॉडी आंसरिंग सी। अब चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। देखो, हमारा पहला आता है डायरेक्ट अल्फाबेट सीक्वेंशियल रिलेशनशिप। क्या है? डायरेक्ट अल्फाबेट सीक्वेंशियल रिलेशनशिप। इसका मतलब यह हुआ कि क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेफ्ट टू राइट सी से डी आ रहा है +1, जी से एच आ रहा है +1, एल से एम आ रहा है +1, तो यहां से भी आगे ही चाहिए। तो डी से सी नहीं आ सकता क्योंकि डी से ई आता है तो ये नहीं हो सकता, ई से एफ आता है तो ये भी नहीं हो सकता, ए से बी आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ए और ए से यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में रिलेशनशिप आया था लेफ्ट टू राइट और यहां पे क्या हुआ है, +1 हुआ है। लेफ्ट से राइट आप गए और +1 हुआ है। एट द रेट उज्ज्वल, लेट बी रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर हेयर। हाँ गाइज प्लीज, हाँ डू नॉट हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, राइट, क्योंकि देखो सबके सेंटिमेंट्स एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, उनकी पर्टिकुलर स्टेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनकी जो कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो प्लीज यू गाइज आर फ्यूचर ऑफिसर्स, राइट, तो यू नीड टू बी मेंटेन द डेकोरम एज वेल, क्योंकि देखो फ्यूचर ऑफिसर्स तो आप हैं ही, ये तो कोई शक ही नहीं है। तो व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि फ्यूचर ऑफिसर्स अगर आप हैं तो जस्ट प्लीज मेंटेन द डेकोरम एज वेल, है ना। स्टीव रॉजर, यू कैन लीव, आप आधे घंटे की क्लास को बेटा वैसे कर लेना, लाइक रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टडी कर लेना, रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है ना बेटा। सो दैट कि आई कैन कंटिन्यू द क्लास, मैं कंटिन्यू करता हूं क्लास को। सेकंड देखो यहां पे जो हमारा आता है वो आता है रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिक सीक्वेंस। क्या आता है? रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिक सीक्वेंस। सो यहां पे रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब यहां पे राइट टू लेफ्ट से है, राइट। रिवर्स का मतलब यहां पे क्या है? राइट टू लेफ्ट से है। आप पोल ले लिया जाएगा, रिलैक्स रहिए, पोल ले लिया जाएगा, चिल मारिए। अभी सुबह मुझे आगे तो जाने दो यार, पहले मुझे थोड़ा बहुत कवर कर लेने दो, नहीं तो क्या होगा फिर आधी चीजें अभी अपन कवर करेंगे, आधी नहीं कवर कर पाएंगे, है ना, इसलिए बोल रहा हूं। या फिर आप कहो तो पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें, इसको अपन बाद में कर लेते हैं, इसको अपन कल कर लेंगे, एज यू कैन से। बोलो भाई अभी मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है तो क्या मैं वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूं कि भाई हमने वर्ड पढ़ा और वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, तो वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पे देखो राइट टू लेफ्ट है तो सी से डी आ रहा है +1, जी से एच आ रहा है +1, एल से एम आ रहा है +1, तो यहां पे भी अपन को यही रिलेशनशिप चाहिए +1 में। पी से क्यू आना चाहिए था, एम से एन आना चाहिए था, बी से सी आना चाहिए था, पी से क्यू आ रहा है, ये आंसर आ गया, ये देखो, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो यू हैव ऑप्शंस, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है तो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूं अभी आपको, बिकॉज वो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे, ठीक है। फिर जब लेटर का पढ़ाएंगे कल, क्योंकि कल भी क्लास है अपनी, कल लेटर जैसे कंप्लीट होगा कल लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे और हाथों हाथ नंबर भी पढ़ा देंगे आपको, राइट। ऐसा कर लेते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आज जो पढ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका डिस्कशन हो जाएगा, राइट। सो वी कैन डू लाइक दिस, अपन उसे कर लेते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए मैं इसको यहीं पे होल्ड करता हूं एंड लेट मी गो विद द प्रैक्टिस वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, पोल ले लेते हैं। एवरीबॉडी इज रेडी? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, आपके लिए भी बेहतर है वो। चलिए तो लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन, पैसेंजर, एरोप्लेन, व्हाट। अपन 45 सेकंड लेते हैं, मुझे बस बता देना 45 सेकंड में आपके पास पोल आया था ना,
आंसर दो। आंसर आंसर आंसर। देखो समझना, जो भी आप देखते हो ट्रेन के अंदर ट्रेवल करने वाले व्यक्ति को, ट्रेन में जो ट्रेवल करता है उसे आप क्या बोलते हो? पैसेंजर बोलते हो, रेल यात्री, है ना? क्या बोलते हो उसको? रेल यात्री बोलते हो। जो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? रेल यात्री बोलते हो, बेसिकली पैसेंजर बोलते हो। उसी तरह से एरोप्लेन के अंदर ट्रेवल करने वाले को बोलते हो कहां? एरोनॉट। उसको क्या बोलते हो? एरोनॉट बोलते हो, वैमानिक बोलते हो। उसे क्या बोलते हो? वैमानिक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो फंस गए ना? एरोनॉट, एस्ट्रोनॉट, पायलट, एयर होस्टेस, कंफ्यूज हो गए? पर एरोप्लेन में जो सफर करते हैं, जो ट्रेवल करते हैं, उसे आप एरोनॉट बोलते हैं। राइट? एरोनॉट हु ट्रेवल इन प्लेन। यू आर एब्सोल्युटली राइट अंजलि। लिख लीजिएगा एवरीवन, शायद आपको पता ही नहीं था। हु ट्रेवल इन एरोप्लेन। ठीक है सर, हिंदी में कंफ्यूज कर दिया, वैमानिक। सर आपने हिंदी भी लिखी है, ग्रेट। इससे जिस वर्ड का मतलब नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। सर इफ आई आंसर डू यू वाई डोंट रिप्लाई? सर इफ आई आंसर वाई डोंट यू रिप्लाई? पर मैं क्यों रिप्लाई करूंगा बेटा? मतलब आप आंसर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो यहां पे दिखाई देगा ना बेटा। साहिल तुम्हारा नाम है बेटा, है ना? तो देखो ऐसा नहीं है, एक आध दो बच्चों के क्वेश्चंस में हो सकता है रीड आउट कर लू, पढ़ लू। एरोनॉट मूवी में तो वो एयर बैलून में ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है। एरोनॉट हो सकता है वो उसमें भी ट्रेवल करते हो, लेकिन बेसिकली एरोप्लेन के लिए होता है। ठीक है, वेरी गुड अंकित। ऑप्शन एलिमिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेथड। चलो इसे ट्राई करो सब लोग, एवरीवन। ठीक है, करें सेकंड ट्राई। चलिए मानचा कह रही आप रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया आपका। गायत्री आपके पास ऑप्शन आता है पोल पे टिक करने का, आपको उससे उससे आंसर करना है। आपके मोबाइल फोन में नीचे की तरफ 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उससे आंसर करिए। कॉलेज, डीन, म्यूजिशियन, म्यूजियम, म्यूजिशियन समझ रहा था, आंसर क्या आएगा? कमान कमान। कॉलेज, डीन, म्यूजियम, व्हाट? somebody says A, somebody says C. ए, ठीक है। देखो इसे समझना कि जो कॉलेज को हेड करता है ना, कॉलेज का जो हेड होता है उसे अपन डीन बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? डीन। वो कॉलेज का हेड होता है, उसके पास हर तरह की सारी तरह की पावर होती है। आपने देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जो खुराना था ना, वो जो एक्टर है वो कौन था? खुराना ही था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? वो उस पूरे एमबीबीएस कॉलेज का क्या था? डीन था,
है ना, कहते हैं डी ना जाएगा, डी ना जाएगा, तो बेसिकली उसी के थ्रू वो पूरा की पूरा हेडेड हो रहा था, है ना। तो उसी तरीके से म्यूजियम में जो होता है वो म्यूजियम का क्या होता है, क्यूरेटर होता है। क्या होता है, क्यूरेटर। तो इसका मतलब ये है कि म्यूजियम को जो हेड करेगा वो कौन होगा, क्यूरेटर होगा, संग्रह का अध्यक्ष। म्यूजियम बेसिकली क्या होता है, संग्रहालय होता है ना, तो संग्रह का अध्यक्ष कौन है, वो हो गया क्यूरेटर। क्लियर है सर। पोल विजिबल नहीं होता है, लेट मी हेल्प यू, वेट। 87% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है एंड दीज आर द टॉप 10। जिन्होंने सबसे पहले आंसर किए वो यहां आ गए। देखो आपके यहां पे इस तरह का एक आइकन आ रहा है, ऐसा आइकन आ रहा होगा, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर। आप यहां से भी अपना पोल ले सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पोल दूं ना तो यू कैन टेक पोल फ्रॉम दिस आइकन। आपके टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, वहां पे ऐसा कुछ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्शन मैनिफेस्टो मीटिंग का कनेक्शन किससे होगा। चलो, इलेक्शन का मैनिफेस्टो से कनेक्शन है, मीटिंग का क्या होता है। थैंक यू सर, गॉट द पोल, वेलकम बेटा। सोचिए जरा। ओके ठीक है, देखो सिंपल बोलते हैं। देखो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में हर एक पार्टी के पास अपना एक मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो में उनके पास क्या होते हैं, बेसिकली एक वादे होते हैं कि व्हेन दे विल कम इन द पावर, तो दे विल डू ऑल दीज थिंग्स। जो वो बता रहे हैं वो सब करेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मैनिफेस्टो में बेसिकली वो वही चीजों को ऐड करते हैं जो बेसिकली द इश्यू ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के जो बेसिकली इश्यूज होते हैं उसी को वो ऐड करते हैं, सो दैट कि दे विल कम इन द पावर। अब यहां पे हम बात करते हैं मीटिंग। तो मीटिंग में भी क्या होगा, मीटिंग में बेसिकली वो सभी इश्यूज का एक गुच्छा होता है, एक एजेंडा होता है, राइट, जिसमें वो सारी की सारी चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खत्म करते हैं, राइट। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, एजेंडा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। सर मेरा पोल काम नहीं कर रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब काम यहां पे इंजीनियर का है। जो बेसिकली इंजीनियर होते हैं दे विल मेक इट लाइक दिस। अब उनका काम है, मेरा काम था कि चलो आपको अगर पोल नहीं मिल रहा तो यू कैन चूज पोल लाइक दिस। काम नहीं कर रहा है तो इसमें मुझे नहीं पता बेटा क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मैं बस इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ऐसा इश्यू आया आज क्लास में, है ना। तब तक आप ट्राई करो, नहीं तो कमेंट कर दो, आई कैन ऑल्सो चेक कमेंट एज वेल। चलो, प्रीफेस नथिंग ऑप्शन दिए जाते हैं ना अंकित, गलत ऑप्शन तो कुछ भी दिया जा सकता है, सही ऑप्शन तुम्हारे पास आना चाहिए, है ना। गलत ऑप्शन तो कुछ भी डाला जा सकता है। एंटीसेप्टिक जर्म्स एंटीडॉट व्हाट, सोचो जरा। एंटीसेप्टिक जर्म्स एंटीडॉट व्हाट। Come on, come on, come on. चलो, तो देखो एंटीसेप्टिक जर्म्स का मतलब क्या है, आप समझो।
एंटीसेप्टिक क्या करता है? जर्म्स को काउंटर करता है, ठीक। एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाते हैं अपन, है ना, एंटीसेप्टिक कोई और चीजें लगाते हैं, लग जाती है, चोट लग जाती है, तो बेसिकली जो जर्म्स से काउंटर करता है, ठीक है, जो जर्म्स के इफेक्ट को कम करता है, जर्म्स के इफेक्ट को रोक देता है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं। सर जल्दी जल्दी में गलत कर देता हूं, अब बताओ ये भी मेरी गलती है क्या? हर्ष तसल्ली करो। देखो यार, आपको 45 सेकंड मिल रहे हैं, आपको ये नहीं करना कि मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। आपका काम ये होना चाहिए कि मेरे को अगर सर ने 15 क्वेश्चन कराए तो मेरे 15 की 15 सही होने चाहिए। भले वो पूरे 45 सेकंड में 44वें सेकंड पे मैं टिक करूं, पर मेरा आंसर 45वें सेकंड तक सही हो जाना चाहिए। वो आप कोशिश करो, ठीक है। ये मत सोचो पहले मेरा आना चाहिए तो 3 सेकंड में आंसर कर रहे हो, ये नहीं करना है। तो एंटीडोट किसके इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जाता है? सो बेसिकली एंटीडोट जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से जानवर, जो पॉइजनस जानवर होता है, तो उस पॉइजनस जानवर के पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, हटाने के लिए एंटीडोट का यूज किया जाता है। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये देखो, ये रहे हमारे टॉप 10 जिनका आंसर टाइम से आ गया था। पोल नहीं काम कर रहा है सर। अंकित, मैंने सेम आंसर करता हूं आपको जो मैंने अभी एक बच्चे को किया था। याद तो नहीं रहेगा मुझे नाम, अभी धीरे धीरे आप लोगों के नाम याद होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड फ्लाई स्नैक व्हाट? बर्ड फ्लाई स्नैक व्हाट? आंसर करो। चलो 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 डन। देखो, बर्ड बेसिकली क्या करता है? सर एक बार क्लास से बाहर हट जाओ और फिर आओ, पोल बखरेगा। अच्छा देखो, बर्ड बेसिकली क्या करता है? बर्ड बेसिकली फ्लाई करता है, बर्ड उड़ता है ना। तो बर्ड उड़ता है, बर्ड फ्लाई करता है, तो स्नैक क्या करता है? स्नैक क्रॉल करता है, स्नैक रेंगता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 92%। इसका आंसर दो। क्लॉक, टाइम, थर्मामीटर, वॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये तो बहुत सिंपल भी है, मतलब इजीली हो सकता है ये क्वेश्चन। डू इट नाउ। Come on, come on, come on. Okay. So see, clock बेसिकली आप क्या यूज करते हो? क्लॉक में आप टाइम देखते हो, थर्मामीटर में क्या चेक करते हो? टेम्परेचर चेक करते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अरे थर्मामीटर हीट नापने के काम नहीं आता, टेम्परेचर नापने के काम में आता है भाई।
कौन है ये? ए वाला कौन था? चलो इसका आंसर करो। इसके लिए टाइम लग सकता है आपको सोचने में। इसका आंसर करो। आंसर दो। ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जब भी आप किसी बर्ड की स्टडी करते हैं तो वो ऑर्निथोलॉजिस्ट के थ्रू करते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है? बेसिकली स्टडी ऑफ बर्ड करता है, बर्ड की स्टडी करता है। उसी तरह से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली मैनकाइंड की स्टडी करते हैं। किसकी करते हैं? मैनकाइंड की स्टडी करते हैं। राइट, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आज इतना ही करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि रेडिएशन की स्टडी किसमें करते हैं? एक जॉर्ज मीटर होता है, एक जॉर्ज मीटर होता है, उसको ऐसा ही कुछ नाम देते हैं, ऑप्शन देख के तो मैं बता देता। जॉर्ज जिंग, पता नहीं, जॉर्ज जी से नाम आता है वो मीटर काम में आता है टू मीजर द रेडिएशंस। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर ऑप्शन होता तो मैं इजीली बता देता अभी आपको। जॉर्ज मीटर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ही कुछ नाम है। चलो, सो हाउ वाज द क्लास गाइज? ये बताइए कैसा लगा आपको क्लास? मजा आया सबको? दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। मे बी आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हुए हैं, पहली बार जुड़े होंगे मेरे साथ। एंड स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑल्सो, नहीं गैल्वेनोमीटर नहीं होता। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं ना, रुको रुको। गीजर काउंटर, गीजर काउंटर, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेडिएशन को इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, रेडिएशन को मीजर कर लेता है। अच्छी थी सर क्लास? यस सर, फर्स्ट टाइम, फैंटास्टिक, बिल्कुल सर, मजा आया, बेस्ट क्लास, बहुत बढ़िया, शुक्रिया 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 आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, मजा आया सबको? सो आज अपना फर्स्ट सब टॉपिक क्लियर हुआ है। ठीक है, आपको होमवर्क में सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, रिवाइज कर लेना, और कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ रिवाइज करने को बोलूंगा। नहीं नहीं, आज मैथ की क्लास है, कहीं गायब मत हो जाना। गैल्वेनोमीटर फॉर मीजर करंट, हाँ वो हो सकता है, लेकिन रेडिएशन का नहीं है। हाँ, मिल जाएगा नीलम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास सच में बहुत शानदार लगी, मजा आया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, शानदार शानदार अच्छी अच्छी रेटिंग कर दीजिएगा, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा मेरे को भी कि हाँ, मैंने अपना एफर्ट पूरा दिया, बेटर से बेटर आपको यहां पे दिया। 100% नवीन राज, मैं आपके लिए नहीं, इवन दैट सबके लिए रीजनिंग को मतलब कहते हैं ना, बहुत आसान कर दूंगा। इट्स अ केक वॉक फॉर यू, डोंट वरी। जो सिखाऊंगा उसे करते जाना, पढ़ते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। सर नेक्स्ट क्लास कैंसिल शो हो रहा है, मे भी हो सकता है गोपाल सर को कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई होगी, तो जिसकी वजह से वो शायद कैंसिल कर दिए हो, डोंट वरी। लेकिन आपको पसंद आई ना क्लास? बस यही चाहिए मुझे, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपको जो काम दूं वो करते जाइएगा, रिजल्ट देखना टॉप क्लास होगा।
ठीक है। सो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल फिर से शाम को 6 बजे अपनी क्लास के अंदर। ओके, सो जय हिंद, जय भारत। बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार रेटिंग कर देना। चलो, थैंक यू, जय श्री नारायण।